जी। तो सर लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास टीडीएस में सेक्शन 192 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 192 के हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए थे। सेक्शन 192 में हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, टीडीएस ऑन सैलरी। ये टीडीएस कौन काटता है? एम्प्लॉयर काटता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से काटता है। टाइम ऑफ डिडक्शन होता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और रेट ऑफ टैक्स होता है स्लैब रेट एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय। तो जो भी रेट है उस रेट के अकॉर्डिंग आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए एम्प्लॉय की सैलरी का, और वो जो एम्प्लॉय की सैलरी का टैक्स है वो मंथली एवरेज बेसिस पर आपको डिडक्ट कर लेना चाहिए। हालांकि सर मंथली एवरेज कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि मंथली एवरेज ही हो। जनरली ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज से पूछ लिया जाता है सर स्टार्टिंग में ना, जैसे ईयर की स्टार्टिंग में आपसे भी, अब वैसे तो अब न्यू रिजीम में ज्यादातर एम्प्लॉयज जाने लगे हैं, लेकिन जब ओल्ड टैक्स रिजीम होती थी तो ओल्ड टैक्स रिजीम में हम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन्वेस्टमेंट्स की डिक्लेरेशन ले लेते थे फ्रॉम एम्प्लॉय कि भाई आप बताइए आप पूरे साल में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब एम्प्लॉयज क्या करते थे, खूब बढ़ चढ़ के खूब ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स बता दिया करते थे। ठीक है, तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन की सैलरी है 12 लाख रुपीज, उसने बता दिया कि जी मैं तो इन्वेस्टमेंट ही कर दूंगा 5 लाख रुपए के, तो मेरी इनकम ही बचेगी 7 लाख रुपए। तो अब इस 7 लाख का जो भी टैक्स होगा वो निकाल लिया जाएगा, और ये टैक्स मंथली बेसिस पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। मंथली डिडक्शन कर लिया जाएगा। फिर क्या होगा? मंथली इसका डिडक्शन हो जाएगा। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर एम्प्लॉय से प्रूफ मांगा जाता था इन्वेस्टमेंट्स का। तो जब प्रूफ मांगे जाते थे ना, उस टाइम पर मान लीजिए एम्प्लॉय ने प्रूफ सबमिट कराए बस 2 लाख रुपए के। अब क्या होगा? अब सर इसकी इनकम तो 12 लाख माइनस 2 लाख 10 लाख रह जाएगी, 10 लाख हो जाएगी। अब 10 लाख का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हमारे पास जो शॉर्ट टैक्स डिडक्टेड है ना, विल बी डिडक्टेड इन फेब्रवरी और मार्च और वॉट एवर। जैसे जनवरी में, फेब्रवरी में, मार्च में ये टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है ना? तो सर वैसे तो देखिए होना ये चाहिए कि मंथली बेसिस पे जितना भी टैक्स बनता है वो डिडक्ट किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हमारे पास हम इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल वगैरह लेते थे ओल्ड रिजीम के टाइम पर, और ओल्ड रिजीम के टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स आती थी उनके बेसिस पर फिर टैक्स कैलकुलेट करके डिडक्शन किया जाता था। फिर एट द एंड हमारे पास इसमें काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते थे, तो वो चेंज होने के बाद वाला जो अमाउंट है वो बाद में अ, मतलब अगर कुछ शॉर्टेज रह गई है तो वो एट द एंड हम अपने पास एम्प्लॉय से ले लिया करते थे। खैर, जरा यहां तक की बात है सर, एक बार नोट्स में से भी देख लें प्लीज। जी, टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192।
डिडक्टर कौन होगा? एनी पर्सन। डिडक्टी कौन होगा? सर एम्प्लॉय होगा, ये होगा एम्प्लॉयर, ये होगा एम्प्लॉय। अच्छा एक बात मैं यहां पर बता दूं, सर ये एम्प्लॉय जो है ना, ये रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। जैसे और पेमेंट्स में क्या है, नॉन रेसिडेंट के सेक्शंस अलग हैं, लेकिन सैलरी में सेम है। ठीक है, सैलरी में रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, हमारे पास जो टीडीएस कटेगा वो सेक्शन 192 में ही कटेगा जी। टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और रेट ऑफ टीडीएस एवरेज इनकम टैक्स computed on the basis of slab rates applicable to the estimated income of the employee। ठीक है, तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ये टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। सर कुछ बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, एक बार रिपीट कर लेंगे प्लीज। इनकम फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर शुड ऑल्सो बी कंसीडर्ड। अगर कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर है, अगर कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर है और उस प्रीवियस एम्प्लॉयर का कोई टैक्स, कोई इनकम का अमाउंट है, सर वो भी कंसीडर कर लेगा करंट एम्प्लॉयर वाइल कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटी। सेक्शन 89(1) का रिलीफ भी दे देगा। सर इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज मे बी कंसीडर्ड एंड एनी टीडीएस देयर ऑन शेल ऑल्सो बी कंसीडर्ड। अगर कोई टीडीएस कटा है वो भी बता दीजिए, कोई और इनकम है वो भी बता दीजिए। सारी बातें आप अपने पास इनकम के बारे में बता दीजिए एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर आपका टीडीएस जो है वो अकॉर्डिंगली डिडक्ट कर लेगा, इंक्लूडिंग द इनकम। हाँ जी सर, ओनली द लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी shall be taken into account for the purpose of TDS, not any other loss। सर सैलरी इनकम से ओनली हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी एडजस्टेड, नो अदर लॉस। कोई और लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। और सर इसकी भी एक कंडीशन सुन लीजिए, ये हम अपने पास आगे चल के पढ़ेंगे। सर ये जो एडजस्ट होता है ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, सर ये भी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में एडजस्ट होता है, न्यू में एडजस्ट नहीं होता। ओनली इफ assessee is following old regime, in case of employee following new regime, such adjustment is not allowed। सर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होता है, न्यू रिजीम में ये लॉस सेट ऑफ होता ही नहीं है। सर एक ये टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परकोजिट है, ये मैं 1 मिनट में डिस्कस करता हूं जरा, आइए। सर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, ये एक कंपनी में जॉब कर रहे थे और इनकी इनकम अंडर द हेड सैलरी आ रही है 10 लाख रुपए, ये फाइनल अमाउंट है, और ये ओल्ड रिजीम फॉलो करते हैं ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है,
तो मैं ये मान रहा था कि ये ओल्ड रिजीम फॉलो करते हैं। अब सर मिस्टर ए का जो टैक्स बन रहा है ना, वो बन रहा है 1,17,000 रुपए। ठीक है, ये 1,17,000 रुपए का टैक्स एम्प्लॉयर शेल डिडक्ट ₹1,17,000 फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। सर हम ना सैलरी का जब चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे। ये जो इनकम अंडर द हेड सैलरी है सर, इसमें ना डिफरेंट अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हमें सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ साथ सर अलाउंसेस भी होते हैं कुछ। हमें उनका एग्जम्प्ट पोर्शन हटाना होता है, टैक्सेबल पोर्शन लेना होता है। सर इसी तरह से हमारे पास ना कुछ परकोजिट्स भी होते हैं। परकोजिट्स क्या होते हैं? सर परकोजिट्स का मतलब होता है फैसिलिटीज जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इन एडिशन टू सैलरी देता है। फैसिलिटीज गिवन टू एम्प्लॉय। सर बताइए परकोजिट कैश में होते हैं या नॉन कैश होते हैं? बताइए सर, परकोजिट मॉनेटरी होंगे या नॉन मॉनेटरी होंगे? तो सर ये मॉनेटरी भी हो सकते हैं, ये नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो परकोजिट्स होते हैं, ये परकोजिट मॉनेटरी परकोजिट्स भी होते हैं, ये परकोजिट्स नॉन मॉनेटरी परकोजिट्स भी होते हैं। ठीक है सर, परकोजिट में पैसे भी मिलते हैं कभी कभी। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई से कहा कि सर आप अपने घर पे ना एक सर्वेंट रख लीजिए, और सर्वेंट की जो सैलरी होगी उस सैलरी के पैसे हमसे ले लेना हर महीने। ठीक है, आप अपने घर पे एक सर्वेंट रख लो, एक वॉचमैन रख लो, एक गार्डनर रख लो। सर हम ना पढ़ेंगे, जब हम सैलरी पढ़ेंगे ये सब परकोजिट्स होते हैं। ठीक है सर, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नॉन मॉनेटरी परकोजिट्स होते हैं। जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए एक कार दे दी सर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया सर। सर ये जो अकोमोडेशन दी जाती है ना, इसे ना आरएफए कहते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब मैं ये कह रहा था कि सर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी देता है तो उसे प्रपोजिट कहते हैं। इज कॉल्ड परकोजिट। और अभी अभी हमने कहा कि ये टैक्सेबल होता है
इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, है ना सर, ये एम्प्लॉय की इनकम ही तो हो गई सर। सर सोचिए, एक पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर ए, ये वर्क कर रहे थे एक्स वाई जेड लिमिटेड में, ठीक है, और एक्स वाई जेड लिमिटेड ने इनको दिवाली के टाइम पर कैश गिफ्ट दे दिया 25,000 रुपए, दिवाली बोनस कह सकते हैं आप, ठीक है, या आप सिर्फ गिफ्ट कह लीजिए सर, एक ही बात है। सर ये टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हैंड्स में। सर ये एम्प्लॉय की इनकम ही तो है। और सर एक और बात बताऊं, ये एक्सपेंस है फॉर एम्प्लॉयर। सर मेरा एक एम्प्लॉय है, मैंने उसे 25,000 रुपए दिए, सर मेरे लिए तो एक्सपेंस है ना सर। एम्प्लॉय के लिए, सर एम्प्लॉय के लिए इनकम है, तो एम्प्लॉय की इनकम मेरा एक्सपेंस, एम्प्लॉय की इनकम मेरा एक्सपेंस, ठीक है। सर इसी तरह सोचिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई और फैसिलिटी दे दी, जैसे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के, सर बच्चों की स्कूल फीस जमा करा दी, सर फायदा ही तो है, सेम है सर, सेम है। सर डिटेल में डिस्कस करेंगे हम सैलरी में, ठीक है। ये एम्प्लॉय की इनकम है, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है। सर सोचिए, एम्प्लॉयर पेड एम्प्लॉयज इनकम टैक्स। सर अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एम्प्लॉय की इनकम कितनी, सर एम्प्लॉय की इनकम है 10 लाख रुपए, ठीक है, एम्प्लॉय की इनकम है 10 लाख रुपए, उसका टैक्स बन रहा था 1,17,000। एम्प्लॉयर ने कहा बेटा ये जो टैक्स है ना, ये टैक्स हम देंगे, ये टैक्स हम देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए प्लीज, मिस्टर ए की जो सैलरी थी ना 10 लाख, टैक्स बन रहा था 1,17,000। सर ये 1,17,000 रुपए देने किसको थे, मिस्टर ए की सैलरी का 1,17,000, ये सर टीडीएस की फॉर्म में कटना था ना। एम्प्लॉयर ने कहा सर, एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर पेड द टैक्स आउट ऑफ, एम्प्लॉयर ने कहा बेटा ये पैसे हम देंगे, ठीक है, ये पैसे हम देंगे, और एम्प्लॉयर ने ना इनसे पैसे नहीं लिए। सर टैक्स सैलरी में से काट के देते हैं ना, एम्प्लॉयर ने कहा मैं दे देता हूं तुम्हारा टैक्स। अब बताइए, अगर एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर जमा कराए तो ये फायदा है या नहीं है। सर अगर एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर जमा करा दे, सर ये फायदा ही तो है, और फायदा है तो याद रखिएगा, हर फायदे पे टैक्स, सर हर फायदे पे टैक्स है। दिस इज अ बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय। सर ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, और एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है तो
तो ये टैक्सेबल है। इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। सर ये ना एम्प्लॉय की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तो अब पता है क्या सिचुएशन बनेगी। मिस्टर ए की इनकम अंडर द हेड सैलरी निकालते हुए, सर इनकी सैलरी इनकम आ रही थी 10 लाख रुपए। ऐड कीजिए टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1,17,000 रुपए। अब टैक्सेबल सैलरी इनकम जो आएगी ना सर, वो 11,17,000 हो जाएगी। सर अब इस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। एक मिनट के लिए एज्यूम कर लेता हूँ सर, ऐसे ही रेंडमली एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो टैक्स आ रहा है ना, ये 1,50,000 आ रहा है। $117 ऑलरेडी पेड। बैलेंस क्या बचा? 33,000। ठीक है ना। अब ये 33,000 कौन देगा? सर पहला ऑप्शन पेड बाय ए। ठीक है, कैसे पे करेंगे ए? टीडीएस की फॉर्म में सर, टीडीएस। सर दूसरा ऑप्शन एम्प्लॉयर डिपॉजिटेड दिस 33,000 ऑल्सो। अब क्या होगा? नाउ दिस 33,000 shall be taxable again। सर इस 33,000 को भी टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो अब जो इनकम आएगी, सैलरी इनकम 10 लाख प्लस 1,17,000 एक जमा कराए थे, 33,000 एक जमा करा दिए। टोटल हो जाएगा सर 11,50,000। इस पे दोबारा से टैक्स निकालेंगे। सर रेंडमली अज्यूम कर रहा हूं, ये टैक्स आ गया मान लीजिए 1,60,000। 150 पेड है, बैलेंस ₹10,000। अब इस 10,000 का क्या होगा? सर सेम प्रोसीजर विल बी अगेन रिपीटेड। फिर से यही होगा। ये 10,000 रुपए हो सकता है मिस्टर ए डिपॉजिट कराए, हो सकता है एम्प्लॉयर जमा कराए। मिस्टर ए ने जमा करा दिया तो ठीक है, एम्प्लॉयर ने जमा कराया तो ये
जी सॉरी सर, पता नहीं कैसे मीटिंग से लेफ्ट हो गया था। सर कहाँ तक के पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे, एक बार बताएंगे, मुझे पता नहीं चला था कैसे लेफ्ट हुआ। सर ये 10,000 तक पॉइंट मैं बता चुका था या? यही चल रहा था सर, यही चल रहा था। जी 10,000 या ओके। तो मिस्टर ए जमा करेगा। हाँ, अगर मिस्टर ए ने जमा कराया तो मिस्टर ए जमा करा देंगे, अगर मिस्टर ए ने जमा नहीं कराया तो एम्प्लॉयर जमा कराएगा, और एम्प्लॉयर जमा कराएगा तो सर फिर से यही साइकिल रिपीट हो जाएगी। ये 10,000 इनकम में ऐड हो जाएगा, फिर से दोबारा से टैक्स निकाला जाएगा। सर यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए प्लीज। अरे अगर ये एम्प्लॉयर जमा कराएगा तो ये तो चलता ही रहेगा साइकिल यूज सही करके। बात है सर, बिल्कुल सही बात है, ये साइकिल चलता ही रहेगा। लेकिन हर साइकिल पे आप देखें सर, अमाउंट जो है ना टैक्स का जो फर्दर आ रहा है वो कम होता जा रहा है। एक मिनट के लिए मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगा कि सर मान लीजिए एक मिनट के लिए मैं रेंडमली एज्यूम कर लेता हूं कि सैलरी से जो टैक्स का रेट है ना, वो 30% है। जो सैलरी का टैक्स रेट है वो 30% है। ठीक है, मान लीजिए, नाउ सपोज एम्प्लॉयर डिपॉजिट्स ₹2,10,000 टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। सर ये एम्प्लॉयर डिपॉजिट से मेरा मतलब ये है एम्प्लॉयर ने अपने पॉकेट से जमा कराया है, मतलब डिडक्ट करके नहीं। मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है, मैंने कहा बेटा तुम्हारा जितना इनकम टैक्स होगा मैं दूंगा। तो सर ये जो 2,10,000 है ना, आप इसको इस तरह से समझिए कि दिस इज 70%। सर 30% टैक्स रेट है ना, ये 70% है। तो पता है ये 2,10,000 इनकम में जुड़ेगा, फिर इस 2,10,000 पे टैक्स लगेगा, फिर वो टैक्स दोबारा जोड़ेगा, फिर टैक्स लगेगा। इसके बजाय आप सीधा सीधा इस तरह से करिए कि 2,10,000 का मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 70, ये 3 लाख रुपए जमा कराइए आप। टैक्स टू बी पेड। सर मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? जी सर। भाई देखिए 2,10,000 जोड़ेगा, फिर इस पे 30% का टैक्स लगेगा, वो आ जाएगा 63,000, है ना? तो 2,73,000 हो जाएगा सर। 273 का 30% निकाला जाएगा। 2,73,000 का 30% कितना आएगा? 2,73,000 इंटू 30% आएगा सर 81,900। 81,900 सर, इसमें से 63 हम ऑलरेडी डिपॉजिट करा चुके हैं, तो फिर से 18,009 पे निकालना पड़ेगा। फाइव सिक्स सेवन जीरो ठीक है, और फिर इस 5,670 पे फिर से 30% निकालना पड़ेगा, 1,701। सर इन सबको ऐड करूंगा ना, ये 2,10,000, 2,10,000 के बाद ये 63, फिर इस 63 के बाद ये 18,900, फिर ये 5,670, फिर ये 1,701, इन सबको ऐड करके ना अप्रोक्स 3 लाख ही आ जाएगा। अप्रोक्स में इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि अभी डेसिमल में आना शुरू हो जाएगा ये थोड़ी देर के बाद। ठीक है, डेसिमल में आना शुरू हो जाएगा और फिर डेसिमल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये सब कुछ जोड़ जाड़ के जो आएगा ना सर 3 लाख रुपए आ जाएगा। सर मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? देखिए मैं सिंपल वर्ड्स में कहता हूं, अगर एम्प्लॉयर की सैलरी का टैक्स एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट करा दिया, अगर
एम्प्लॉयर की सैलरी का टैक्स एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट करा दिया, टैक्स ऑन एम्प्लॉईज सैलरी। deposited by employer out of his own pocket as facility या perquisite to employee। तो ये क्या है सर? ये जो है ना हमारे पास इनकम फॉर एम्प्लॉई है और एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉयर है। इनकम फॉर एम्प्लॉई, एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉयर। ठीक है सर, ये एम्प्लॉई की इनकम है, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है सर। लेकिन अब यहीं पर ना जिसकी वजह से मुझे इतना बैकग्राउंड बनाना पड़ा, वो बात समझ लीजिए सर। कभी कभी क्या होता है कि मिस्टर ए इनकी सैलरी इनकम आ रही थी 10 लाख रुपए, और ये जो 10 लाख रुपए सैलरी इनकम थी ना सर, जिसका हमने टैक्स निकाला 1,17,000, इसमें दो कंपोनेंट्स थे। पहला कंपोनेंट था सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी सर, टैक्सेबल अलाउंसेस एंड मॉनेटरी परकोजिट्स। और दूसरा कंपोनेंट था नॉन मॉनेटरी परकोजिट्स। एक मिनट के लिए मान लेता हूं ये था 8 लाख और ये था 2 लाख। सर ये ऐड करके 10 लाख आ गया। बताइए टैक्स ऑन सैलरी इनकम कितना? सर 1,17,000 ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग। सर अब जरा ध्यान से समझिएगा प्लीज, ये जो 1,17,000 रुपए है सर, इस 1,17,000 में इस 8 लाख का भी टैक्स है और इस 2 लाख का भी टैक्स है ना? तो बताइए ये 1,17,000 क्या हुआ? डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर। ये पैसे जमा करा दिए किसने? एम्प्लॉयर ने। तो सर ये जो 1,17,000 है ना, इसमें टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परकोजिट्स कितना है? सर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर निकाल लीजिए। टैक्स ऑन अदर्स। अदर्स क्या? सैलरी, अलाउंसेस, मॉनेटरी परकोजिट्स एटसेट्रा। ये कितना आएगा सर? 1,17,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 lakhs डिवाइडेड बाय 10 lakhs।
सर ये आ रहा है 23,400 और ये आ रहा है 93,600। सर ये जो 23,400 पे हुआ है ना, ये भी पेड बाय एम्प्लॉयर है। ये भी पेड बाय एम्प्लॉयर है। सर ये जो 93,600 है ना, ट्रीटेड एज इनकम फॉर एम्प्लॉय, और ये जो 93,600 है ये एक्सपेंस माना जाएगा फॉर एम्प्लॉयर। सर लेकिन ये जो 23,400 है ना, इस पे फोकस है मेरा। नॉट ट्रीटेड एज इनकम फॉर एम्प्लॉय। सर इसको एम्प्लॉय की इनकम नहीं माना जाएगा। इसी तरह से नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉयर। सर इनकम टैक्स एक्ट कहता है नॉन मॉनेटरी परकोजिट्स का टैक्स अगर एम्प्लॉयर जमा कराएगा ना, इसको एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानेंगे। ये बात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में लिखी हुई है सर। ठीक है ना, 10 और सर इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे। ये बात इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 40 में लिखी हुई है सर। सर जब मैं आपको पीजीबीपी पढ़ाऊंगा ना, तो पीजीबीपी में मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा, सेक्शन 40 सेक्शन 40 हमें ये बताता है वो कौन कौन से खर्चे हैं, वो कौन कौन से खर्चे हैं। सर सेक्शन 10 एग्जम्पशन का सेक्शन है और सेक्शन 40 एक्सपेंसेस नॉट अलाउड इन बिजनेस इनकम। ठीक है, वो कौन कौन से खर्चे हैं, जो खर्चे आप अपने पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। सर अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का नॉन मॉनेटरी परकोजिट का टैक्स जमा कराता है, इसे एम्प्लॉयर का एक्सपेंस नहीं माना जाता और एम्प्लॉय की इनकम नहीं माना जाता। सर यहां तक कोई डाउट है? एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानूंगा, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस नहीं मानूंगा। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर मैं इस पर्टिकुलर अमाउंट की बात कर रहा हूं, 23,400 की। ये जो 23,400 है ना सर, ये नॉट ट्रीटेड एज इनकम फॉर एम्प्लॉय है एंड एक्सपेंस फॉर एम्प्लॉयर है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये टीडीएस है या नहीं है?
but this is tax paid on behalf of employee. ठीक है, and therefore it will be treated as TDS. ठीक है, तो जो टैक्स डिडक्टेड, TDS डिडक्टेड कैलकुलेट होगा ना, will also include, shall also include the tax on non-monetary perquisites paid by employer. सर ये बात है ना, मैं आपके साथ दोबारा से डिस्कस करूंगा जब मैं आपको सेक्शन 40A पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, फिर ये बात मैं आपके साथ एक बार और थर्ड टाइम डिस्कस करूंगा जब मैं आपको 10(10)(CCC) पढ़ाऊंगा। 3 जगह पर इसका इंपैक्ट है सर, 3 जगह पर। सर ये जितनी बातें मैंने आपको अभी बताई ना, ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 192, सर 192 ही तो पढ़ रहे हैं हम कल से, 1 कैपिटल ए में लिखी हुई है। 192 1 कैपिटल ए ये बताता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स अपनी पॉकेट से जमा कराता है तो वो एम्प्लॉय की इनकम नहीं माना जाएगा, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, लेकिन स्टिल इट इज टीडीएस। एम्प्लॉय को इस टीडीएस का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम एम्प्लॉय को टीडीएस का ही बेनिफिट देने से मना कर दें। सर यहां तक कोई डाउट? टॉपिक थोड़ा खिंच गया क्योंकि सर डायरेक्ट पॉइंट नहीं है ना, हम डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर सकते थे। हमें पहले ये डिस्कस करना पड़ा कि अगर एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से टैक्स डिपॉजिट कराता है तो ट्रीटमेंट क्या होता है। फिर हमें यह डिस्कस करना पड़ा कि ये ट्रीटमेंट नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के केस में नहीं होता। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का ट्रीटमेंट अलग होता है, लेकिन उस अलग ट्रीटमेंट में हमारे पास टीडीएस का इंप्लीकेशन क्या होगा। अल्टीमेटली हमने सेक्शन 192 1 कैपिटल ए में ये पॉइंट डिस्कस किया है। ठीक है सर, एक बार ना जरा इसको नोट्स में से पढ़ लेते हैं जल्दी से। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर देखिएगा सेक्शन 192 1 कैपिटल ए, सर टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। if tax on non-monetary perquisites is borne by employer, borne by employer मतलब employer ने अपने पास से पे किया, then tax shall not be deducted from salary to that extent. सर जितना टीडीएस एम्प्लॉयर अपने पॉकेट से पे करेगा ना नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का, सर उसका टीडीएस आपको फिर एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी हमारे पास इंक्लूडेड माना जाएगा एम्प्लॉय के टीडीएस में। The amount of tax so borne by employer on non-monetary perquisite will not be allowed as deduction to the employer. Employer को खर्चा नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, by the virtue of section 40 small a. While computing his business income, on the other hand, the same will not be taxed in the hands of employee by the virtue of exemption under section 10(10)(CC). Employer का expense नहीं मानूंगा, एम्प्लॉय के लिए नॉट ट्रीटेड एज इनकम, एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानूंगा।
सर लेकिन but it shall be treated as tax paid for employee. ठीक है, ये टीडीएस का हिस्सा माना जाएगा. Such tax so borne by the employer even though not deducted at source. सर देखिए, ये टैक्स काटा तो नहीं गया, लेकिन माना जाएगा कि ये टैक्स टीडीएस ही है. सर क्योंकि अल्टीमेटली पे तो हो गया ना. आप बताइए ना, डिपार्टमेंट को पैसे मिल गए ना, एम्प्लॉयर ने पे किया, ठीक है कोई बात नहीं, सर पे तो कर दिया ना. ठीक है सर, मैं जब छोटा था ना, मेरे स्कूल की फीस मेरे पापा जमा कराते थे, तो स्कूल वाले ये कहकर मना थोड़ी कर दिया करते थे कि भाई पहले तुम जमा कराओ फिर आना. सर मेरे पापा ने दिए या मैंने दिए, बात तो एक ही है. ऐसे ही मेरी डॉटर की फीस मैं जमा कराता हूँ. सर पैसे मिल गए ना स्कूल को. अब उसको इस बात से क्या मतलब कि पैसे फादर ने दिए या डॉटर ने दिए. सर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट देना चाहता था, उसने कहा जी टैक्स के पैसे मैं दे देता हूं. सर मिल गए ना आपको पैसे, अल्टीमेटली मिल गए ना. एम्प्लॉय के बिहाफ पर मिले हैं, एम्प्लॉयर से मिले हैं, तो एम्प्लॉय को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. तो सेक्शन 192 1 कैपिटल ए क्लेरिफाइज कि सर जरूर मिलना चाहिए. ऐसा ना हो ना कि बाद में इसको लेकर झगड़े हों, डिपार्टमेंट मना कर दे, एओ साहब कहें नहीं नहीं, इसे तो एम्प्लॉय की इनकम नहीं माना, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस नहीं माना, टीडीएस भी नहीं मानेंगे. ऐसा नहीं होगा सर, इसको टैक्स माना जाएगा. एम्प्लॉयर ने पे किया है, कोई बात नहीं, हमें हमारे पैसे मिल गए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. अब इसको हम एम्प्लॉय से दोबारा नहीं मांगेंगे. ठीक है सर, मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है सर. आइए सर, ये सेक्शन 192 1C, ये भी जरा डिस्कस कर लेते हैं. नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है सर, हालांकि अब तो पुराना हो गया, 5 साल हो गए, लेकिन मतलब सेक्शन 192 में इसी सीरीज में एक और नया पॉइंट ऐड हुआ है. सर जब हम सैलरी की टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो एक कंसेप्ट होता है ईसॉप का. ईसॉप, ईसॉप का मतलब होता है सर एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान. ये क्या होता है सर, मैं बताता हूं सिंपली. कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिव्स शेयर्स एट अ कंसेशनल रेट. सर हमारी ना एक कंपनी थी एबीसी लिमिटेड, इसमें जॉब करते थे मिस्टर रमेश. कंपनी ने मिस्टर रमेश से कहा कि बेटा रमेश, हम तुम्हें हमारी कंपनी के 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच अलॉट करना चाहते हैं. और अलॉटमेंट के टाइम पर ना कंपनी ने इनसे 10 रुपए ले लिए. सपोज ₹10 पेड बाय रमेश. सर सोचिए, 100 रुपए वाला शेयर 10 रुपए का मिल गया. बताइए फायदे की बात है या फायदे की बात नहीं है. सर अगर 100 वाला शेयर 10 रुपए का मिलेगा, सर फायदा हो गया सर, फायदा. और कसम खा लीजिए सर इस बात की, हर फायदे पे टैक्स. सर रमेश की इनकम हो गई सर 9 लाख रुपए की. ठीक है सर, ये टू बी एडेड इन रमेश
सैलरी इनकम, सर ये रमेश की सैलरी इनकम में जोड़ दिया जाएगा, फायदा हो गया ना सर रमेश को। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, एक प्रॉब्लम है सर, मैंने आज शेयर्स दे दिए, क्या आज इस पे टैक्स लगा दूं? भाई सैलरी तो मिल गई, लेकिन एक बात बताइए सर, सर एम्प्लॉय के पास ना शेयर्स हैं, शेयर्स, पैसे नहीं है। टैक्स के पैसे लाएगा कहां से बेचारा? टैक्स देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? मेरे पास तो शेयर है, 9 लाख रुपए का फायदा मुझे हो रहा है, लेकिन जेब में कुछ थोड़ी आया है सर, शेयर्स आए हैं। तो भाई आप कहेंगे कि शेयर बेच दो ना, सर बेच देता, अगर ये कोई नॉर्मल कंपनी के शेयर होते तो। मान लीजिए मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ, सॉरी सर, सॉरी, मान लीजिए मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ, सॉरी, मान लीजिए मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ और रिलायंस मुझे सैलरी के बदले शेयर्स दे दे, सर मैं रिलायंस के शेयर्स बेच लूंगा। लेकिन आजकल देखिए सर, शार्क टैंक पे आप देखिए, शार्क टैंक जो सीरियल आता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई नए नए स्टार्टअप्स के ना सर जो प्रोमोटर्स होते हैं वो आते हैं और वो आकर कहते हैं कि सर मेरे पास इस कंपनी के 50% शेयर है, मेरे पास इस कंपनी के 60% शेयर है, 80% शेयर है। सर ये जो नई नई स्टार्टअप्स होती है ना, इनके पास पैसे नहीं होते, नया बिजनेस शुरू किया है, अभी तो लॉस में है, हम अपने एम्प्लॉय को, अपने प्रमोटर को सैलरी देना चाहते हैं, सैलरी देने के लिए पैसे ही नहीं है, अब क्या करें? तो इसको मेहनत के बदले कुछ तो मिलना चाहिए ना भाई। आज स्टार्टअप छोटा है, आज से कुछ साल के बाद 2-3 साल में जब स्टार्टअप अच्छा पैसा कमाने लगेगा, उस टाइम पर नए लोग आ जाएंगे, तो ये जो 3 साल इस बेचारे ने मेहनत की, इसके बदले इसे क्या मिलेगा? स्टार्टअप क्या करता है, ऐसे लोगों को ना शेयर देता रहता है कि सर आप शेयर ले लो, आप शेयर ले लो, आप शेयर ले लो, आगे चल के जब स्टार्टअप चल जाए शेयर बेच के पैसे ले लेना। अब देखने में तो ऐसा लग गया कि मुझे 10 लाख रुपए के शेयर मिल गए, लेकिन इन शेयर्स का मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा सर। अच्छा अगर मान लीजिए ये शेयर बिक भी सकते हैं, तो शायद मैं अभी ना बेचना चाहूं, सर मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, मैंने कंपनी शुरू की है, मैं अभी नहीं बेचना चाहता। सर स्ट्रेटेजिकली जब कंपनी स्टार्ट होती है तो एकदम से प्रोमोटर थोड़ी निकल जाते हैं, धीरे धीरे कंपनी को बड़ा करते हैं, फिर शेयर्स बेचकर अगर जाना हो तो जाते हैं, नहीं तो ऐसा भी होता है कि शेयर बेचकर जाते नहीं है, थोड़े से शेयर बेच देते हैं, पैसों वैसों को भी तो जरूरत होती है ना सर, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, पैसे कहां से आएंगे? तो वो धीरे धीरे शेयर बेचते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम हमारे साथ क्या थी, हमारे लॉ का प्रोविजन ये कहता है कि जैसे ही ये शेयर्स मिले ये टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली वी रियलाइज कि सर ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, इन स्टार्टअप्स के केस में, इन स्टार्टअप्स के केस में ये शेयर्स जो मिले हैं, ये शेयर्स मैं भी बेच नहीं पाऊंगा, पैसे मेरे पास है नहीं देने के लिए। तो इन केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स, अगर ईसॉप मिलते हैं, सर ये एलिजिबल स्टार्टअप्स कौन से हैं, इनके बारे में ना इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 IC में लिखा हुआ है, सेक्शन 80 IAC, सॉरी नॉट IC, IAC, IAC में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए, एलिजिबल स्टार्टअप जो नए नए स्टार्टअप शुरू होते हैं सर, वो जब ईसॉप देते हैं ना, तो ईसॉप पर हाथ के हाथ टैक्स नहीं लगता। असेसी के पास ना ऑप्शन होता है, ऑप्शन, टू पे टैक्स, ऑप्शन है आपके पास टैक्स पे करने का। कब? सर
विद इन 48 months। अड़तालीस महीने के अंदर अंदर। या सर ऐसा भी तो हो सकता है, मुझे आज शेयर्स मिले और मैंने इन शेयर्स को बेच दिया। अगर मैं इन शेयर्स को बेच दूं तो ऑन सेल ऑफ सच शेयर्स। सर जब आपने शेयर ही बेच दिए तो पैसे आ गए ना आपके पास, अब तो टैक्स दे दीजिए, अब क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। या मान लीजिए एसएससी ने स्टार्टअप ही छोड़ दिया, स्टार्टअप ही छोड़ के चला गया। इफ एम्प्लॉय सीजिंग सीजेस, इसको असेसी कर देता हूं। सर असेसी मतलब जिसकी इनकम की कैलकुलेशन चल रही है, जिसको ईसॉप मिले, सीजेस टू बी एम्प्लॉय ऑफ सच स्टार्टअप। मतलब अगर आपने जॉब छोड़ दी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। विच एवर इज अर्लियर। मतलब बेसिकली 48 महीने तक का गैप अलाउ कर रहा हूं। शेयर मिले आज, टैक्स आप 4 साल के बाद दे देना। ठीक है, ई सॉप के केस में। सर देखिएगा प्लीज। फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग और पेइंग टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, as the case may be, a person being an eligible startup referred to in section 80 IAC responsible for paying any income to the assessee being perquisite of the nature specified in clause 6 of subsection 2 of section 17। सर 17 to 6। 17 to 6 ई सॉप का होता है। ESOP कितना टाइम दिया जा रहा है? एक्सपायरी ऑफ 48 months, date of sale of such specified securities, or from the date the assessee ceasing to be the employee of the person, मतलब of the startup, whichever is earliest। ठीक है, whichever is earliest, उस दिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। On the basis of rates in force for the financial year in which the said specified securities or shares are allotted or transferred। सर जो आपको टैक्स देना है ना, जिस साल में आपको शेयर मिले थे उसी के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, बस टैक्स का पेमेंट डेफर कर दिया है हमने, टैक्स का पेमेंट डेफर किया है। टैक्स आपको वैसे ही देना है जैसे आपको 4 साल पहले देना था, जिस रेट से देना था, जितना देना था वही आपको देना है। बस आप पेमेंट 4 साल बाद तक कर सकते हैं। ठीक है सर,
फिर ये एक सेक्शन है सेक्शन 192 2D, ये सिंपल सा सेक्शन है सर, कुछ नहीं है सर। देखिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का टीडीएस काटते हैं ना, तो टीडीएस काटते हुए कई बार ऐसा भी तो होता है उसको कुछ डिडक्शंस दी जाती हैं, एचआरए की एग्जम्पशन दी गई, 80C 80D का बेनिफिट दिया गया। तो सर जब आप टैक्स कैलकुलेट करते टाइम पर एम्प्लॉय को बेनिफिट देंगे ना, तो इन बेनिफिट्स की कैलकुलेशन के लिए आप उससे ना प्रूफ मांग लीजिए, जितने भी वो डिडक्शंस क्लेम कर रहा है उनके। ठीक है, ध्यान से देखिए प्लीज। एक असेसी आपसे एचआरए की एग्जम्पशन मांग रहा है, तो आप उससे नाम, एड्रेस और पेन मांगिए लैंडलॉर्ड का। एक असेसी आपसे एलटीसी की एग्जम्पशन क्लेम करना चाहता है, तो आप एविडेंस मांगिए एक्सपेंडिचर का। आपसे हाउस प्रॉपर्टी की इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करना चाहता है, तो नेम, एड्रेस एंड पेन ऑफ द लेंडर मांगिए। सर बैंक से सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट सबमिट कराइए। ठीक है, अगर कोई पर्सन चैप्टर 6A की डिडक्शंस लेना चाहता है, तो उससे एविडेंस मांगिए इन्वेस्टमेंट का, एविडेंस मांगिए एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, वो प्रूफ मांगेगा, प्रूफ, एविडेंस, पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम्स। ठीक है, इंक्लूडिंग क्लेम ऑफ सेट ऑफ लॉसेस। ठीक है सर, कोई डाउट यहां तक? लेकिन एक बात याद रखिएगा सर, ये सारी बातें ओल्ड रिजीम की है। अगर एक पर्सन न्यू टैक्स रिजीम में आ गया, तो सर न्यू टैक्स रिजीम में ये सब कुछ होता ही नहीं है। तो बेसिकली आपको करना क्या है सर, असेसमेंट ईयर 24-25 से साल की शुरुआत में ही एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये पूछेगा कि सर आप बताइए आप क्या ऑप्ट करना चाहते हैं, आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं या आप न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं। सर असेसमेंट ईयर 24-25 से डिफॉल्ट टैक्स रिजीम इज न्यू टैक्स रिजीम। तो अगर एम्प्लॉय कुछ नहीं बताता, तो यह माना जाएगा कि वो न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहता है। लेकिन अगर एम्प्लॉय कहता है कि नहीं नहीं सर, मैं तो ओल्ड रिजीम में जाना चाहता हूं, तो तो फिर वो ओल्ड में जाएगा और सारी कैलकुलेशंस ओल्ड के हिसाब से की जाएंगी। ठीक है, अगर एम्प्लॉय ये कहता है कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहता हूं, तो फिर वो ओल्ड में जाएगा। फिर आप उससे सारे इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ्स मांगिए, आप उससे एचआरए की रिसीट्स मांगिए, आप अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेट करके टीडीएस काटिए। अगर कोई पर्सन न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता है, तो फिर आप न्यू वाला स्लैब लगाइए और फिर आपको कोई प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों का बेनिफिट उसको मिलेगा ही नहीं। A deductor, being an employer, has to seek information from each of its employees having income under section 192 regarding their intended tax regime, and each such employee shall intimate the same to the deductor, being the employer, regarding his intended tax regime for each year. And upon intimation, the deductor shall compute his total income and deduct tax at source thereon according to the option exercised. सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। If intimation is not made by employee, it shall be presumed that the employee continue to be in the default tax regime and has not exercised the option to opt out of the new tax regime. सर एक बात मैं आपको और बता दूं, मिस्टर ए ने एम्प्लॉयर से कहा कि मैं न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहता हूं। ठीक है, क्या एट द टाइम ऑफ
filing return of income, Mr. A can opt for old tax regime. बताइए सर, ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एम्प्लॉयर से कह दूं मैं न्यू रिजीम में जाना चाहता हूं और रिटर्न में कह दूं ओल्ड में जाना चाहता हूं? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। ये पूरी तरह से अलाउड है सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। सर मैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहता हूं या न्यू रिजीम में, ये फाइनल होगा मेरे रिटर्न से। ठीक है, एम्प्लॉयर से मैंने क्या कहा ये बात इररिलेवेंट है। ऐसा हो सकता है कि मैं एम्प्लॉयर से कहूं कि जी मैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहता हूं, न्यू में चला जाऊं रिटर्न में। ऐसा हो सकता है मैं एम्प्लॉयर से कहूं मैं न्यू में जाना चाहता हूं, ओल्ड में चला जाऊं रिटर्न में। ठीक है, तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर ये चीज फाइनल होगी कि हम ओल्ड रिजीम में रहना चाहते हैं या हम न्यू रिजीम में रहना चाहते हैं। सर यहां तक कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर ये हमारे पास ना सेक्शन 192 से रिलेटेड टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। एक ये टॉपिक है सर 192 कैपिटल ए। सर लेकिन इसके लिए भी ना मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सर कल। ठीक है सर, एक्चुअली इसमें जो इतना टाइम लग रहा है ना उसका रीजन ये है कि अभी हमने सैलरी तो पढ़ा नहीं है, अभी हमने पीजीबी भी तो पढ़ा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें ये सारी बातें पढ़नी पड़ रही हैं यहाँ डिटेल में। ठीक है सर, अगर हम सैलरी पढ़ते ना तो फिर सैलरी में इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता, एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, जो फर्स्ट टाइम होगा उसमें तो सारी बातें कवर करनी ही पड़ेंगी ना। अब जब आप इसको सैलरी में दोबारा पढ़ेंगे, एग्जाम्प्ट इनकम में 1010 CC को पढ़ेंगे, जब आप पीजीबीपी में 40 a में टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पढ़ेंगे, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था इसलिए हमें ये बैकग्राउंड डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, चलिए सर इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे कल।